नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग नागपुरी भाषा साहित्य पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा कविता और कवि। हम लोग पिछले वीडियो में गीत और उनके रचनाकार से रिलेटेड सारा महत्वपूर्ण पॉइंट को देखे थे। आज हम लोग कविता और उनके कवि से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को समझेंगे। आई होप कि आप कॉपी कलम लेकर बैठे हों। आइए पहले कविता से रिलेटेड कुछ बेसिक्स जो है उसको समझ लेते हैं। जैसे देखिए, नागपुरी का जो आधुनिक काव्य है उसका शुरुआत मेनली कविता से माना जाता है। बोला जाता है कि कविता से ही नागपुरी का आधुनिक काव्य का शुरुआत होता है, और जो एक वातावरण तैयार करता है आज़ादी का, झारखंड आंदोलन का और राष्ट्रीय आंदोलन, ये सब का झलक आपको नागपुरी कविता में देखने को मिलेगा। यही वजह है कि नागपुरी के आधुनिक काव्य का शुरुआत कविता से माना जाता है, क्योंकि आज़ादी का जो एक माहौल था ना, वो कविता को वातावरण दिया। एक अब बोला जाए तो अगर कविता को पंख मिला तो आज़ादी के बाद आदिवासी पत्रिका का छपना, आकाशवाणी का स्थापना होना, नागपुरी भाषा परिषद का बनना, रांची विश्वविद्यालय का स्थापना होना, हटिया कारखाना का स्थापना होना, ये सब नागपुरी कविता को एक नया वातावरण प्रदान करता है, जिसे नागपुरी के आधुनिक काव्य कविता का शुरुआत माना जाता है। अब जनरली नागपुरी कविता में देखिएगा तो ये सब जो है वो वीर रस और श्रृंगार रस, ये सब से भरे पड़े मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला हेडिंग डालिए, कविता और कवि। पहला पॉइंट लिखिए, नागपुरी काव्य में आधुनिकता लाने कर श्रेय प्रफुल्ल कुमार राय के देवल जायला। जे डहर नामक, डहर को इन्वर्टेड कॉमा में रखिएगा, जे डहर नामक कविता से आधुनिक काव्य कर रास्ता तैयार करेला। यह पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रफुल्ल कुमार राय डहर नाम से आधुनिक काव्य रचना का रास्ता तैयार करते हैं। ठीक है, तो मेनली बोल सकते हैं कि प्रफुल्ल कुमार राय का कविता में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, और इनका डहर नामक कविता बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखना है। इसी में आगे लिखिए, प्रफुल्ल कुमार राय के युग प्रवर्तक कवि चाहे युग दृष्टता कवि कहल जाएगा। प्रफुल्ल कुमार राय के युग प्रवर्तक कवि चाहे युग दृष्टता कवि कहल जाएगा। लौकिक छंद के छोड़ के आधुनिक छंद में लिखे वाला ये पहला कवि बनले। प्रफुल्ल कुमार राय जो थे उनको युग प्रवर्तक कवि कहा जाता है, और यह ऐसे कवि थे जो पौराणिक छंद को छोड़ के आधुनिक छंद में लिखने वाले पहले कवि बने थे नागपुरी में। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, प्रफुल्ल कुमार राय कर महत्वपूर्ण रचना प्रकाशित आहे। पहला सोनझर, दूसरा रिंगचिंगिया, ये बनकेवरा भागवान में भी पढ़ना है। रिंगचिंगिया का मतलब होता है रंगीन। सोनझर और रिंगचिंगिया जो है ये दोनों पद और गद्य दोनों में संकलित है। इनका नेक्स्ट रचना है बहत ही बोहात ही। नेक्स्ट आब नागपुर बोली। आब नागपुर बोली मतलब अब नागपुर बोली। नेक्स्ट विश्वनाथ शाही। नेक्स्ट जनजाइत। नेक्स्ट अंधार राती। नेक्स्ट नागपुर वंदना। ये सब रचना बहुत ही लोकप्रिय और महत्वपूर्ण रचना है। इसमें आपको सोनझर, रिंगचिंगिया, बहत ही, बोहात ही और आब नागपुर बोली, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इस एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, झारखंडी चेतना के बढ़ायक कर काम सबसे पहले, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, आब नागपुर बोली शीर्षक कविता करेला। मतलब यह है कि झारखंडी चेतना के बढ़ाने का जो काम है
वो आब नागपुर बोली नामक कविता बहुत ही अच्छी तरीके से करता है। इस कविता में मातृभाषा के साथ साथ मातृभूमि का भी चिंता के बारे में उजागर किया गया है। ठीक है, इस कविता में आपको वीर रस का झलक देखने को मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है कि आब नागपुर बोली कविता में कौन सा रस है, तो वीर रस का झलक देखने को मिलता है। और आब नागपुर बोली कविता के रचनाकार कौन है, प्रफुल्ल कुमार राय। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एखन अभी तक का सबसे लंबा कविता जो है वो बहुत ही। यह कविता बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि अभी तक का नागपुरी का सबसे लंबा कविता कौन है, तो बहुत ही। यह नागपुरी काव्य का सबसे लंबा कविता माना जाता है, जो नागपुरी भौगोलिक क्षेत्र से बाहर निकलकर पूरे दुनिया के बारे में बताता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नागपुरी साहित्य में प्रफुल्ल कुमार राय प्रफुल्ल दा के नाम से जाने जाते हैं। इनके नाम पर प्रफुल्ल सम्मान प्रत्येक वर्ष 8 फरवरी को रांची एक्सप्रेस के द्वारा उनके जयंती पे प्रदान किया जाता है। ठीक है, यह पॉइंट भी महत्वपूर्ण है। नागपुरी साहित्य में प्रफुल्ल कुमार राय को प्रफुल्ल दा के नाम से जाना जाता है और इनके नाम पे प्रफुल्ल सम्मान दिया जाता है, जो कि 8 फरवरी को प्रत्येक वर्ष रांची एक्सप्रेस के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नागपुरी काव्य में डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी कर 2 ठो काव्य छपल आहे। पहला सत्यार्चन स आधा त या र चन सत्यार्चन। दूसरा बोल आपन बोली। इसमें सत्यार्चन जो कविता है वो उनके बेटा का असमय निधन पर लिखा गया काव्य कृति है। ठीक है, और बोल आपन बोली जो कविता है उसमें कदमकली और बाल शीर्षक कविता का लोकप्रियता अलग तरह से बोल आपन बोली में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी कर बात नामक कविता अभी तक का नागपुरी काव्य जगत में सबसे लघु कविता मानल जाएगा। देखिए, अभी हम लोग देखे प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखल था सबसे लंबा कविता बहुत ही, और सबसे छोटा कविता जो लिखा हुआ है वो डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा लिखा गया है, जो कि बात शीर्षक से छपा था। तो ये 2 पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इनका ये डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी का 2 और रचना था, सत्यार्चन और बोल आपन बोली। सत्यार्चन था जो उनके बेटा के असमय निधन से रिलेटेड है, और बोल आपन बोली जो है वो वीर रस से रिलेटेड है, जिसमें आपको वीर रस का झलक देखने को मिलेगा। मतलब बोल सकते हैं कि झारखंडी चेतना के जगाने से रिलेटेड यह कविता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, शिव अवतार चौधरी शिवाजी कर काव्य कृति कुछ ओस कुछ अंगोर नाम से छपल आहे। कुछ ओस कुछ अंगोर को इन्वर्टेड कॉमा में रखिएगा, क्योंकि ये उनका काव्य शीर्षक है। तो शिव अवतार चौधरी शिवाजी का काव्य कृति क्या था, कुछ ओस कुछ अंगूर। यहाँ से देखिए आपका 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है। शिव अवतार चौधरी का उपनाम शिवाजी था और इनका काव्य कृति कुछ ओस कुछ अंगूर है। शिवाजी एक पत्रकार थे और हिंदी भाषा में इनका एक लिखा हुआ कविता बहुत ही फेमस हुआ था, जो बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित था। उसका शीर्षक था क्रांति रथी। यह इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित शिव अवतार चौधरी जी का
हिंदी भाषा में लिखी कविता क्रांति रथी बहुत ही महत्वपूर्ण मानल जाए है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, प्रमोद कुमार रायकर संकलन बीता भर ठाव नाम से संकलित आहे। इकर में फागु और चांदो शीर्षक कविता यथार्थवादी कविता कर रूप में जानल जाला। प्रमोद कुमार राय जी का संकलन क्या है? बीता भर ठाव, और इसमें फागु और चांदो शीर्षक कविता जो है वो यथार्थवादी कविता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, भुवनेश्वर कुमार अनुज नामक कवि शीतक बूंद यानी कि ओस का बूंद नाम से कविता संकलन प्रकाशित कर है। भुवनेश्वर कुमार अनुज जी का जो था, भुवनेश्वर अनुज नामक कवि का जो कविता है वो शीतक बूंद के नाम से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, सीडी सिंह, चंद्रदेव सिंह उर्फ सीडी सिंह, इनका काव्य रचना जो था वो झारखंड दर्पण नाम से प्रकाशित हुआ था। तो चंद्रदेव सिंह के सामने लिखिए झारखंड दर्पण, इनका कविता क्या था? झारखंड दर्पण के नाम से प्रकाशित हुआ था। चंद्रदेव सिंह पेशे से वकील थे, ये ध्यान रखना है कि चंद्रदेव सिंह पेशे से वकील थे, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से कवि पेशे से वकील होते हुए भी कविता में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, तो चंद्रदेव सिंह ये नाम याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, राम नामक कवि समझू संगी, इन्वर्टेड कॉमा में समझू संगी नाम से कविता प्रस्तुत कर है। ठीक है, राम नामक कवि समझू संगी नाम से कविता प्रकाशित कर है। नेक्स्ट पॉइंट, धनेन्द्र प्रवाही नामक कवि क्षण दुई क्षण मतलब पल दो पल, क्षण दुई क्षण और लोर यानी कि आंसू, क्षण दुई क्षण और लोर नामक कविता प्रकाशित कर है। लोर नामक कविता जो है उनका चर्चा मेनली मार्क्सवादी काव्य के रूप में होता है। ठीक है, इनके द्वारा लिखा गया लोर नामक कविता जो है उसमें आपको मार्क्सवादी विचारधारा देखने को मिलेगा, इसलिए इसको मार्क्सवादी काव्य रूप में जाना जाता है। इस कविता में माता सीता का दुख के काल्पनिक रूप से प्रस्तुत किया गया है। यहाँ से ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि मार्क्सवादी काव्य के रूप में जाने जाने वाला कविता कौन है, तो लोर है। लोर किनके द्वारा लिखा गया है? धनेन्द्र प्रवाही के द्वारा। और माता सीता का काल्पनिक रूप प्रेजेंट करने वाले कवि कौन है? धनेन्द्र प्रवाही, और वो लोर कविता के थ्रू उसे प्रेजेंट करते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नागपुरी भाषा का अध्यापन से जुड़े हुए कुछ किताब और संकलन को अब हम लोग देखेंगे। हाँ, पहला पॉइंट लिखिए इसमें, दू डाइर 20 फूल, दू डाइर 20 फूल, एक झोपा नागपुरी फूल। नेक्स्ट लिखिएगा, एक झोपा नागपुरी फूल। झोपा मतलब गुच्छा होता है, एक गुच्छा या एक झोपा नागपुरी फूल। यह दोनों किताब जो है वो रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट लिखिएगा, टोंगरी और पझरा भाग 1 और भाग 2। टोंगरी और पझरा, टोंगरी का मतलब होता है छोटा पहाड़ी, पझरा का मतलब होता है पानी का स्रोत। ठीक है, टोंगरी और पझरा भाग 1 और भाग 2, इसका भी प्रकाशन रांची विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। आगे कुछ महत्वपूर्ण किताब का नाम लिख लीजिए। मंजर, ये भी 2 भाग में है, भाग 1 भाग 2। बनफूल, ये भी 2 भाग में है, भाग 1 भाग 2। बनकेवरा, भाग 1 भाग 2। नागपुरी काव्य कुंज, ये एक ही भाग में है, इसमें कोई भाग नहीं है, नागपुरी काव्य कुंज लिखिएगा फिर। और आखिरी लिखिए रस मंजरी।
इसके ब्रैकेट में लिखिएगा आधुनिक नागपुरी काव्य संकलन। यह आधुनिक नागपुरी काव्य संकलन के रूप में जाना जाता है रसमंजरी। ठीक है, यह था नागपुरी कविता और उनके महत्वपूर्ण कवियों से रिलेटेड लगभग सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है और पहले भी आया है। आई होप कि आप लोग सभी पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन किए होंगे और आपको किसी भी तरीके का डाउट नहीं होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक कंप्लीट होते ही हम बनकेवरा से रिलेटेड एक आप लोग को अलग टाइप का ये सरप्राइज टेस्ट देने वाले हैं, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। थैंक यू।